ओके, मेरा फोन दो, मेरा फोन का। चलो बेटा, सो आज का जो क्वेश्चन है दैट इज मोमेंट ऑफ टॉर्क हमारा जो है, मोमेंट ऑफ फोर्स, सॉरी मोमेंट ऑफ टॉर्क नहीं, मोमेंट ऑफ टॉर्क को ही तो फोर्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर हम इसको कहते हैं टॉर्क, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर कहा जाता है टॉर्क। अगर मैं किताबी भाषा से इसको देखूं तो किताबी भाषा क्या कहती है? किताबी भाषा क्या कहती है? किताबी भाषा कहती है टॉर्क इज डिफाइंड एज द रोटेटिंग एक्शन ऑफ फोर्स, द रोटेटिंग action of force is known as torque. It is represented by tau and is given by force into perpendicular distance. Force into perpendicular distance. पहली बात तो यही आता कि सर रोटेशनल मोशन क्या है, ठीक है। रोटेटिंग एक्शन ऑफ फोर्स, तो रोटेट हो रहा होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो रहा होगा, है ना। तो रोटेटिंग एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? किसी के पास हार्ड कवर की कॉपी है? हार्ड कवर की कॉपी, हाँ ये दे दो, ठीक है। अच्छा, टाउ का हमारे पास क्या है? टाउ को अगर हम, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, और रेडियस एंड फोर्स बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, और अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो तो हमारे पास क्या आएगा? एफ आर साइन थीटा इंटू एन कैप। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या रहेगा? डायरेक्शन ऑफ टाउ, डायरेक्शन ऑफ टाउ रहेगा सर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंसिस्टिंग किस किस को भैया? आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। जिस प्लेन में आर वेक्टर और एफ वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर क्या होगा? टार्क लगेगा, उसके परपेंडिकुलर टार्क लगेगा। अच्छा, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट हमारे पास क्या है? तो एसआई यूनिट क्या होने? साइन थीटा, तो ये डायमेंशनलेस है ना, तो भाई ये आएगा न्यूटन मीटर, या फिर हमारे पास सीजीएस में डाइंस सेंटीमीटर, ठीक है, डाइंस सेंटीमीटर। ओके, सो ये है हमारे पास किताबी भाषा कि किताबी भाषा क्या कहती है। टार्क का आपने कहां पे देखा होगा? टार्क आपने कहां पे देखा होगा? देखिए भैया, तो ये आपका डोर है, क्या है? ये डोर है, और ये डोर क्लोज है। अब ये कैसा है? क्लोज है। ये वो हैंडल है जहां से पकड़ के आप इसको फोर्स लगाते हैं, बट दिस पोर्शन इज फिक्स्ड। ये पोर्शन जो रहता है फिक्स रहता है। या फिर कॉपी पकड़ लो, अपनी कॉपी पकड़ लो, आप यहां से पकड़कर फोर्स लगाते सीधा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसा बाहर की तरफ। तो होना क्या चाहिए था भाई? फोर्स का क्या कहता है? फोर्स क्या कहता है? सर जिस दिशा में फोर्स लगेगी उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट होगी। क्या वो उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रही है? अगर फिक्स है तो नहीं। अगर उसी दिशा में फोर्स अगर लग रही होती, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ पर फोर्स लगाता हूं तो ये ऐसे बाहर की तरफ आना चाहिए। दरवाजा खोल के बाहर की तरफ आता है क्या? नहीं आता है। ये यहाँ पर फिक्स होता है और ये ऐसे खुलता है, ठीक है, रोटेट करता है। तो भाई इसका जो ये नीचे वाला पोर्शन है ना, ये दिस इज आर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जब हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है? रोटेट होता है, एंड दिस रोटेटिंग एक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज टार्क। इसी को हम क्या कहते हैं? टार्क कहते हैं। कॉपी खोलना, गेट खोलना। कॉपी जब हमारे पास खुलती है, जब हम कॉपी को खोलते हैं तो कॉपी भी कैसे खुलती है? कॉपी खुलने का भी वो प्रोसीजर यही है ना। कॉपी एक साइड से वो फिक्स होता है, जहां से वो फिक्स होता है दैट इज द एक्सेस ऑफ रोटेशन। यहां से ये फिक्स है ना, दिस इज एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये है हमारे पास टॉर्क। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? कहता है भाई एक्सेस ऑफ रोटेशन से जहां पर फोर्स लग रही है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ठीक है। और ये हमारे पास फोर्स ऐसा बाहर की तरफ लग रहा है तो मैं इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूं। क्रॉस मतलब आपकी तरफ फोर्स, ऐसा बाहर की तरफ, ठीक है। ये है हमारे पास
टॉर्क के बारे में। अगर हम बात करें रोटेटिंग एक्शन ऑफ फोर्स, रोटेशनल मोशन क्या होता है, हमने इसके बारे में पहले भी बात किया था। लेकिन रोटेशनल एक्सेस, रोटेशनल मोशन क्या होता है? सपोज दैट आपने क्या किया, एक आलू लिया और वो सुई नहीं होती है जिससे मम्मी क्या करती है, स्वेटर बुनती है, कौन सी क्या बोलते हैं उसको? नहीं नहीं, वो एक लंबी सी होती है ना जो मम्मी स्वेटर बुनती है, चलो छोड़ो जो भी है, ठीक है, हमारी भाषा में उसको तकली कहते हैं, ठीक है। तो आपने वो क्या कर दिया, आलू पकड़ लिया, एक आलू पकड़ लिया, आलू को बिल्कुल बीच में से उसको नीचे रख दिया। जब आप उसको घुमाओगे, जब आप उसको घुमाओगे तो आलू का जो मोशन होगा वो कैसा होगा? ये वो आलू है और ये वो है। यहां से जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो इस आलू का मोशन कैसे होगा? ऐसा सर्कुलर मोशन है ना। आलू का मोशन सर्कुलर होगा, लेकिन सर्कुलर नहीं है, आलू का मोशन सर्कुलर नहीं है, दैट इज रोटेशनल मोशन, दैट इज रोटेशनल मोशन। और ये जो वो तकली बन रही है वो क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। या फिर टायर घूमता है, मैंने इसके बारे में एक रील भी डाली थी, शायद देखा होगा आपने, है ना। तो टायर का जो, जब हम टायर को घुमा रहे होते हैं तो मैंने जो उसका अपर वाला बोल्ट पकड़ा था और नीचे वाला बोल्ट पकड़ा था, वो हमारे पास क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो टायर का मोशन है along that axis of motion, that is rotational motion, that is rotational motion। टायर का जो स्पोक है that is R, that is R। और जब मैंने उसको फोर्स लगाया घुमाने के लिए तो टेंजेंशियली लगा था, ठीक है। तो उस फोर्स और रेडियस के बीच में जो उसका स्पोक है उसके बीच में एंगल कितना था? 90 था, तो वो घूम गया, दैट इज रोटेशनल मोशन। लेकिन भाई अगर मैं इस आलू पर क्या करूं, इस आलू पे क्या करूं, इस आलू पे एक पॉइंट कंसीडर करता हूं। मान के चलो कि मैंने आलू को ऊपर से बिल्कुल प्लेन काटा है चाकू से और उसके ऊपर मैंने एक पॉइंट डाल दिया, क्या डाल दिया? पॉइंट डाल दिया। अब मैं इस तकली को ऐसे घुमाता हूं तो इस पॉइंट का मोशन कैसा होगा? ये पॉइंट का मोशन सर्कुलर होगा, लेकिन पूरे आलू का मोशन जो है वो कैसा है? रोटेशनल है। क्लियर है? दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में पूरा बॉडी घूम रहा है, लेकिन सर्कुलर मोशन में बॉडी जो है वो किसी पार्टिकुलर सेंटर के इर्द गिर्द घूम रहा है। जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इट इज सर्कुलर मोशन, बट द मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, जिसकी वजह से हमारे पास दिन रात बनते हैं, दैट इज रोटेशनल मोशन। क्लियर? अर्थ दो तरीकों से घूमती है ना। कैसे? एक तरीका वो है घूमने का जो वो अपनी जगह पे चक्कर काट रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? दिन रात बन रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? दिन रात बन रहे। तो वो मोशन कौन सा है सर? वो मोशन हमारे पास रोटेशनल मोशन है। लेकिन एक मोशन वो है कि भाई यहाँ पे सन है और अर्थ इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रही, इसके चारों तरफ घूम रही है, तो वो कौन सा मोशन है? अर्थ का सर्कुलर मोशन। क्लियर है? तो भाई रोटेशनल मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है भैया? टॉर्क है। सो टॉर्क इज डिफाइंड एज द रोटेटिंग एक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। रोटेटिंग एक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। ये सब था इस टॉर्क के बारे में कि टॉर्क है क्या। अब हम निकालते हैं इसका ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है, ये निकालते हैं एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ फोर्स या कह लो कि भैया टॉर्क, मैं सीधा टॉर्क के लिए लिख देता हूं। टॉर्क को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? टी। लेकिन ये टी देखो ध्यान रखना, टी में लिखने का दिक्कत है। ये टी हो गया टाइम और ये टी हो गया टॉर्क, ठीक है। ये चीज देख लेना भाई, लिखने में बहुत, लिखने में मतलब फिजिक्स बेस्ड ही है लिखने का तरीका, कि लिखने का तरीका आपका क्या है। चलो भैया अब समझेंगे, पहले तो डायग्राम को समझेंगे। चलो मान के चलो भाई ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास x एक्सिस है। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन O। सपोज दैट आई हैव अ पार्टिकल एट सर्टेन डिस्टेंस। कोई एक पार्टिकल है किसी डिस्टेंस पर है और इसका मास जो है वो कितना है सर? m है। कितना मास है? m है। अभी किस पॉइंट पर? ये पॉइंट P पर है
पॉइंट पी पर है, इसका मास है सर m, एंड इसका जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ से वो है r। और भाई ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, थीटा। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा। मान के चलो कि भैया एक बॉल है, मान के मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है इसको, ठीक है, थ्रेड के साथ इसको यहाँ तक बांधा हुआ है, एक बॉल है थ्रेड के साथ बांधा हुआ है, ठीक है भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बॉल का कुछ मास होगा और ये किसी एंगल के साथ है, थीटा के साथ। मैं इस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाता हूँ, और फोर्स अगर मैं ऐसे लगाऊंगा, देखो अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा, मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड फोर्स लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा तो ये बॉल कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा ना, क्योंकि वो फोर्स क्या क्रिएट करेगा, टेंशन क्रिएट करेगा किसके अंदर, थ्रेड के अंदर। जब तक थ्रेड टूटेगा नहीं तब तक ये ऑब्जेक्ट तो मूव करने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। तो मुझे इसको मूव करवाने के लिए इंक्लाइंड फोर्स लगाना होगा। इस पार्टिकल के ऊपर अलोंग द आर्म इस पर फोर्स नहीं लगा सकता, इसको मूव कराने के लिए क्या करना होगा, इंक्लाइंड फोर्स लगाना होगा। तो भाई मैं इसके ऊपर इंक्लाइंड फोर्स लगाता हूं कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा टेढ़ा, कुछ इस प्रकार से फोर्स लगाता हूं। सपोज दैट दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अगर ऐसा फोर्स लग रहा है तो ये पार्टिकल कहां जाएगा, ये इधर ही जाएगा। इंक्लाइंड फोर्स पर मोशन होना, मतलब मोशन तो होगा ही होगा, अगर वो फिक्स है तो होगा ही होगा। तो वो क्या है ना कि भाई मेरे पास ये मार्कर है, इस पॉइंट से ये फिक्स है, मैं इस पर ऐसे फोर्स लगाता हूं तो नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इंक्लाइन लगाता हूं तो इधर जा रहा है, थोड़ा सा इंक्लाइन लगा रहा हूं, अगर 90 डिग्री लगा रहा हूं तो फिर तो पूरा इधर जा रहा है, ठीक है, 90 डिग्री पर लगा रहा हूं तो फिर तो पूरा ही घूम रहा है, ठीक है। तो चलो मैंने थोड़ा सा इंक्लाइंड फोर्स लगाया, कितना लगाया, इंक्लाइंड फोर्स लगाया। चलो कितना इंक्लाइंड लगाया सर, चले हम देखते हैं कि भाई कितना इंक्लाइंड लगाया। अगर ये एंगल थीटा है तो मैं इसको बताता हूं कि मैंने ये एंगल बीटा पे लगाया। कितना एंगल पे लगाया, बीटा पे लगाया। ध्यान से डायग्राम ध्यान से देखना, अदरवाइज क्वेश्चन रह जाएगा और मेरे को थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करने में दिक्कत होता है। दिक्कत कुछ भी नहीं होता, बोर हो जाता है, ठीक है। ये देख लो, ये हमारे पास है और मैंने ये किस एंगल पर फोर्स लगाया सर, ये बीटा एंगल पर फोर्स लगाया, बीटा एंगल पर फोर्स लगाया। अच्छा भैया चलो, बीटा एंगल पर मैंने इसको फोर्स लगाया तो इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हो गई, इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हो गई। सपोज दैट ये पार्टिकल कहीं कीपिंग द रेडियस सेम और कहीं यहां तक आ गया, यहां पर भी रेडियस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ये पार्टिकल का पोजीशन में रखता हूं, क्यों, और ये किस में चल रहा है भाई, ये इस थ्रेड को रेडियस मान के, इसको सेंटर मान के क्या करेगा, रोटेट करना, सर्कुलर मोशन में आना शुरू हो जाएगा, रोटेट करना शुरू हो जाएगा अबाउट दिस एक्सिस। और वो एक्सिस कहां पर होगा, ये, ठीक है, ये होगा वो एक्सिस, ओके। अच्छा चलो, अब जब ये यहां से पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक आया तो मान के चलो कि सर इसने जो एंगल सबटेंड किया वो किया डी थीटा, और यहां पी से क्यू तक जो ये आर्क सबटेंड हुई ये हो गई डी आर, कितनी, डी आर, ठीक है भैया। चलो तो डी आर की देखते हम, ये हमारे पास हो गया एक ऐसा, तो डी आर के कितने कंपोनेंट होंगे, दो, एक होगा dx और एक होगा dy, dx और dy, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना यहाँ पे, है ना। अच्छा चलो मैं यहाँ पे r के कोऑर्डिनेट्स देखता हूँ, पहले इस पॉइंट पे r के कोऑर्डिनेट्स क्या है सर, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ओ पी क्यू तो वहां चला गया, चलो ओ पी क्यू आर एस मान के चलते हैं, ओपीएस हमारे पास क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और हमारे पास पी क्यू टी मान के चलो इस पॉइंट पर, ये भी मेरे पास क्या बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, क्या बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। मैं बात करता हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल किस पे राइट एंगल है, एट एस, एट एस।
x कितना होगा सर? ये बहुत किया है हमने वेक्टर्स में, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में। r को देखो भैया, r के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने होंगे? 2। x एक्सिस x cos थीटा नहीं आ रहा है तो चलो भाई करके देख लो। cos थीटा किसके बराबर होगा? बेस बटे में हाइपोटेन्यूज। तो OPS ट्राइंगल में बेस बटे में हाइपोटेन्यूज कहां पर होगा? ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, और इस पार्टिकल का मास जो है वो m है। इन ट्राइंगल OPS बेस बटे में हाइपोटेन्यूज दैट इक्वल्स टू x बटे में r। तो x कितना होगा भैया? r cos थीटा है ना, r इस साइड चला जाएगा तो x कितना होगा? r cos थीटा होगा। तो मैं लिख लेता हूं सर x कितना है? r cos थीटा। अब भाई अगर y की हम बात करें तो सिमिलरली y कितना होगा? r sin थीटा। साइन देखना पड़ेगा तो दिस इज y r sin थीटा एंड दिस इक्वल्स टू x r cos थीटा। ठीक है, यही होगा। ओके, सो चलिए y हमारे पास कितना होगा? r sin थीटा के बराबर होगा, r sin थीटा के बराबर होगा। क्लियर है? चलो भाई हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको मार्क कर लेता हूं। ये ब्लू वाला जो एंगल बन रहा है ये कौन सा है? बीटा है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये कौन सा है? थीटा है। ये वाला एंगल जो है दिस इज थीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा सर? थीटा ही होगा ना, क्योंकि ये जेड शेप में बन रहे एंगल, ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। क्लियर? एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो एंगल है ये कितना होगा? दिस इज डी थीटा, दिस इज डी थीटा, रेड एंगल जो बन रहा है। ओके, दिस इज डी थीटा। ओके, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो हम बात करते हैं, अगर मैं रिजॉल्व करूं f वेक्टर को, इफ आई रिजॉल्व f वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो f के कितने कंपोनेंट बनेंगे? 2। कौन कौन से? f cos थीटा, जो किस तरफ होगा? ये होगा f cos थीटा, और दूसरा कौन सा बनेगा बच्चा? f sin थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये। दिस इज f sin, अरे थीटा नहीं भाई, बीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो बीटा f sin बीटा। क्लियर है? क्लियर है? यही होगा। चलो भाई मैं बात करता हूं फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, dr डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना होगा? वर्क डन विल बी, वर्क डन विल बी, वर्क डन कितना होगा बेटा? छोटा सा वर्क डन dw इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट dr वेक्टर। हाँ वो s है, लेकिन अभी हमने डिस्प्लेसमेंट क्या लिया है? dr लिया है ना, तो f वेक्टर डॉट ds वेक्टर dr वेक्टर है ना। तो ये कितना होगा? f के कितने कंपोनेंट है? 2, f ऑफ x प्लस f ऑफ y j कैप, क्योंकि मैंने इसको किस में लिया है? x एक्सिस और y एक्सिस, दो में ही लिया है, तीसरे में तो नहीं लिया है ना, z एक्सिस नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, डॉट डॉट dr के कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट, एक dx है और एक dy है। तो dx i कैप प्लस dy j कैप। तो भाई अगर मैं इसको प्रोडक्ट करूं तो क्या आएगा? f ऑफ x dx प्लस f ऑफ y dy। दिस इज योर dw। ये आपका छोटा सा वर्क डन है। अब भैया मुझे निकालना है वैल्यू किसका? dx और dy का। किसका वैल्यू निकालना है? dx और dy का। देखो चलो निकालते हैं, ठीक है। देख लो भाई, मैं इस x को डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू थीटा। किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में। तो कितना आएगा? dx बटे में d थीटा इक्वल्स टू d बटे में d थीटा ऑफ
आर कॉस थीटा, आर कांस्टेंट है तो बाहर आएगा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? dx बटे में डी थीटा किसके बराबर होगा? कौन बताएगा? कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है रीति? कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन थीटा। हाँ, तो ये कितना होगा? आर माइनस साइन थीटा। तो माइनस आर साइन थीटा है ना। तो dx बटे में डी थीटा जो बना वो किसके बराबर बना? माइनस आर साइन थीटा किसके बराबर है? y के बराबर है। सो dx हमारे पास किसके बराबर बना? माइनस वाई डी थीटा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई जब मैं इस इक्वेशन को डेरिवेट करूंगा किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डेरिवेशन के बाद dx मेरे पास कितना आएगा? माइनस वाई डी थीटा, माइनस वाई डी थीटा, है ना। और सिमिलरली अगर मैं y को भी डेरिवेट करता हूं तो dy कितना आएगा? x डी थीटा के बराबर आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy और करना है ऐसे ही। dy बटे में डी थीटा और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos, तो ये हो जाएगा x डी थीटा के बराबर है ना। तो ये कर लेना। ओके, चलो भाई, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ dx एंड dy इन दिस इक्वेशन। जब हम इस इक्वेशन में इनका वैल्यू डाल देंगे तो dw कितना आएगा भाई हमारे पास? विच इम्प्लाइज dw इक्वल्स टू f ऑफ x dx कितना बच्चे? माइनस वाई डी थीटा प्लस f ऑफ y प्लस f ऑफ y और कितना है हमारे पास? x डी थीटा, है ना। मैं इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूं क्योंकि ये माइनस बाहर आएगा और वो अंदर जाएगा। तो dw कितना होगा? x f ऑफ y डी थीटा माइनस y f ऑफ x डी थीटा। तो dw कितना होगा भैया हमारे पास? dw विल बिकम इक्वल्स टू f ऑफ x f ऑफ y माइनस y f ऑफ x इनटू डी थीटा। लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन सेकंड। ये मेरे पास क्या है? इक्वेशन नंबर सेकंड। अरे चुप कर जा भाई, वो साइलेंट किया तो। ठीक है, चलो ये आया। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द वर्क डन बाय द फोर्स F एक्सटर्नल। अगर मेरे को देखना होगा वर्क डन इन रोटेटरी मोशन, वर्क डन बाय द टॉर्क, वो कितना होगा? वर्क डन किसके बराबर है? देखो भाई, वर्क डन किसके बराबर है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है कि वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एंगुलर मोशन में वर्क डन कितना होगा? फोर्स कौन होगा वहां पे? टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट कौन होगा भैया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, है ना। तो टाउ डी थीटा के बराबर हो जाएगा ये। तो भाई इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हमारे पास किसके बराबर होगा? dw जो होगा दैट विल बिकम इक्वल्स टू टाउ डी थीटा। या विद रिस्पेक्ट टू टॉर्क अगर मैं लिखता हूं, विद रिस्पेक्ट टू टॉर्क वर्क डन फॉर डी थीटा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कौन सी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना होगा? टाउ डी थीटा के बराबर होगा। दिस इज इक्वेशन फोर्थ। मैं कंपेयर करूं अगर कौन कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को। इफ आई कंपेयर द इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, देन आई विल गेट लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है भैया, dw है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड, अरे यू सेकंड रखा है, सेकंड, तो फिर इसको थर्ड रख लो। सेकंड एंड थर्ड वी गेट क्या आएगा बच्चों? टाउ डी थीटा इज इक्वल्स टू x f ऑफ y माइनस y f ऑफ x इनटू डी थीटा। डी थीटा कैंसल। टाउ इज इक्वल्स टू f ये माइनस y f ऑफ x। ठीक है, ओके। नाउ
सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड f ऑफ y। भाई f ऑफ y का वैल्यू कितना है यहाँ पे? दिस इज f ऑफ y एंड दिस इज f ऑफ x, है ना। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे वैल्यू। जब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे किस किस की, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, मैं सीधा लिख देता हूं, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, on substituting the values of x, y, f of x and f of y, we get, what will we get? tau will become equals to, x का वैल्यू कितना बच्चे? r cos थीटा, f of y का वैल्यू कितना है? f sin बीटा, वो वैल्यू, और क्या रहा? माइनस y, y का वैल्यू कितना है? r sin थीटा, और f of x का वैल्यू कितना है? f cos बीटा। देखो r और f दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, और प्रोडक्ट में तो बाहर निकाल दो, which implies tau will become equals to rf, this will become equals to sin beta cos theta minus cos theta sin theta, sin a cos b minus cos a sin b। ये कौन सा फॉर्मूला बनता है? साइन बीटा माइनस थीटा, ये आइडेंटिटी बनती है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इट इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। अब भाई वो दिक्कत हमारे पास और खड़ी कर रहा है, ये कौन सा एंगल है भाई? बीटा माइनस थीटा कौन सा एंगल है? ये दिमाग खराब कर रहा है ना। चलो मैं इस एफ वेक्टर को पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं, एफ वेक्टर को मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, ठीक है ऐसा, और यहां से इसको ज्वाइन कर लिया। सपोज दैट दिस इज द डिस्टेंस d, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? d है। तो भाई देखो, अब देखो ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, ये बीटा माइनस थीटा कौन सा एंगल होगा? ये बीटा माइनस थीटा कौन सा एंगल होगा? अरे सुन भाई, सुन ले, ये वाला लाइन सीधा आगे जा रहा है और ये वाला लाइन इसको सीधा सीधा काट रहा है, मतलब ये वाला एंगल और इस तरफ जो ये एंगल बनेगा, ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है? बराबर है। मतलब ये एंगल पूरा जो मैंने ब्लू लाइन से किया, ये कितना है? बीटा है। ये एंगल कितना बच्चे? बीटा है। और ऊपर ये एंगल इसमें से माइनस हो रहा है। देखो ये जो बाकी का एंगल यहाँ पे बच रहा है, ये जो मैंने ग्रीन शेप किया है इसको, ये जो एंगल बच रहा है, ये एंगल कौन सा है? यही होगा ना, वो बीटा माइनस थीटा। दिस इज द एंगल बीटा माइनस थीटा। एंड यहाँ पे मैंने कितने एंगल पर गिराया है इसको? 90 डिग्री पे। सपोज दैट दिस इज क्या किया हमने? ओ पी क्यू आर एस टी भी ले लिया है, यू नहीं लिया है। सपोज दैट दिस इज यू, सो दिस एंगल विल बिकम इक्वल्स टू बीटा माइनस थीटा। ये एंगल मेरे पास होगा बीटा माइनस थीटा, ठीक है। और भाई ये बीटा माइनस थीटा का वैल्यू अगर मैं देखो इसको मैं इक्वल्स टू फाई कर दूं, चलिए आर को मैं ऊपर वाली तरफ लिख लेता हूं, आर को मैं ऊपर की तरफ लिख लेता हूं। अगर मैं इसको फाई लिख दूं यहां पर, लेट बीटा माइनस थीटा इक्वल्स टू फाई, बीटा माइनस थीटा इक्वल्स टू फाई, देन दिस टर्म कैन बी रिटन एज tau will become equals to RF sin phi, RF sin phi. What is angle phi? Phi is the angle subtended in between which? In between R and F. R और F के बीच में जो ये एंगल बच रहा है ना, यही तो एंगल है। क्योंकि ये वाला जो डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन है? फोर्स का।
ये जो डायरेक्शन है ये किसका है, दिस इज योर फोर्स, और ये जो आर है इसके बीच में ही ये एंगल लाई कर रहा है, तो ये एंगल किस किस के बीच में, आर और एफ, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो what it is, r is a vector quantity, f is a vector quantity, so this can be written as the cross product. Therefore tau will become is equals to tau vector, in terms of vector it can be written as r vector cross f vector, which is the required expression for the torque, which is the required expression for the torque. But चलिए अगर मैं इसका sin phi का वैल्यू निकालता हूं, अगर मैं साइन फाई का वैल्यू निकालता हूं तो साइन फाई का वैल्यू कितना रहता है, देखो भैया साइन फाई का वैल्यू निकाल दीजिए, साइन फाई का वैल्यू कितना होगा, या साइन बीटा माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा, वही है साइन फाई, है ना, इसको हमने पुट किया हुआ, ये कितना होगा, देखिए यहां पर एंगल बन रहा है तो एंगल के ऑपोजिट में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, सो इट विल बी डी बाई आर, डी बाई आर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओवर हियर, then tau will become is equals to r f d by r, so r will be cancelled out, tau is equals to f dot d. What is d? D is the perpendicular distance, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये r है और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है. ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन को यूज किया जाता है, इस एक्सप्रेशन को यूज किया जाता है, टॉर्क किसके बराबर होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. क्रॉस प्रोडक्ट में एक जो मैग्नीट्यूड होता है उसका डायरेक्शन कैसे दिया जाता है, बाय राइट हैंड रूल, है ना, राइट हैंड स्क्वायर रूल. तो भाई इधर बताओ, उसको बताओ, कैनी को बताओ, कैनी कैनी, हाँ पानी कैनी बताओ, ठीक है. चलो ये मेरे पास है ढक्कन, इस ढक्कन का मैं ये सेंटर ले लेता हूं, ये इसका क्या है सर, सेंटर है, क्या है इसका, सेंटर है, सेंटर ऑफ मास नहीं, सिर्फ एक सेंटर है जहां से ये रोटेट करेगा, और यहां से यहां तक इसका क्या है, ये आर रेडियस. जब मुझे इस ढक्कन को खोलना होगा, जब मुझे इस ढक्कन को खोलना है तो मैं फोर्स कैसे लगाता हूं, टेंजेंशियली इस तरफ लगाते हैं ना, इस तरफ, देखो ऐसा है, ठीक है. अगर बंद करना है तो उल्टी दिशा में फोर्स लगाओ, खोलना है तो ऐसा है ना, अभी तो मैं इसको ऐसा फोर्स लगाऊंगा तो ये किस तरफ जाएगा, ढक्कन किस तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, दैट इज टॉर्क. जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है वो हमारे पास क्या है, टॉर्क है. अगर मैं फोर्स का डायरेक्शन उल्टा कर दूं तो, अगर मैं डायरेक्शन ऐसा कर दूं, अभी फोर्स का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो ये ऊपर की तरफ आया, क्योंकि मैंने फोर्स ऐसे लगाया जिस तरफ में कर्ल हो रहा था. अगर मैं फोर्स का डायरेक्शन उल्टा लगाऊं तो ये नीचे की तरफ जाएगा ना, तो जा रहा है ना, बंद इसी तरफ करते हैं, दैट इज टॉर्क. ये हमारे पास क्या है, टॉर्क है, ठीक है. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भैया, अगर नहीं है तो वीडियो को बंद कर लो.